आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। हमने पूर्व में हड़प्पा के बारे में और कालीबंगा के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। चलिए शुरू करते हैं अतीत की दुनिया में। हमारा तीसरा बिंदु है चन्हूदड़ो। 1931 में इसकी खोज की गई और यह सिंध पाकिस्तान में फैला हुआ है और इसकी खोज की एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। और यहाँ से कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए जिसके आधार पर वहाँ की सभ्यता के बारे में जाना जा सकता है। अवशेष में है सबसे पहला औद्योगिक शहर, यानी फैक्ट्रीज जो थी वो यहाँ पर मिली है। जैसे मनके बनाने की, मनका क्या होता है, आभूषण में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बीड्स जिसको कहते हैं, वो यहाँ से मिले हैं। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर वो तैयार होते थे, चाहे वो मिट्टी से बने हैं चाहे किसी पत्थर से बने हैं, तो यहाँ इस शहर में वो तैयार होते थे। शिल्प उत्पादन में ये शहर जो है, ये नगर जो है, ये सभ्यता जो है वो संलग्न थी, जिसमें औजार बनाए जाते थे, शंख नाप तोल के बाट बनाए जाते थे, शंखों की कटाई की जाती थी। इस तरह का कार्य जो है यहाँ पर होना अनुमानित किया गया है। और अगला जो है ये है वक्राकार ईंटें, यानी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें जो है एकमात्र ऐसा स्थल है जो यहाँ से मिली है, चन्हूदड़ो से, और अन्यथा अन्य किसी भी बस्ती से ये नहीं मिले हैं। उसके अलावा जो मेन बात एक आती है वो है प्राक हड़प्पा या झुगर झागर संस्कृत बस्ती। अब झुगर झागर क्या होता है, प्राक हड़प्पा क्या होता है कि ये जो शहर था, ये नगर था, ये बहुत अधिक विकसित नहीं था। औद्योगिक दृष्टि से तो था, लेकिन इसके चारों ओर यहाँ कोई दुर्ग नहीं है, उसके चारों ओर कोई किलेबंदी नहीं है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पूर्व का शहर था और एक दीनहीन यानी कमजोर बस्ती जो है उसे कह सकते हैं, झुगर झागर बस्ती की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला जो बिंदु है हमारा वो आता है स्थल लोथल। और लोथल 1955 में इसकी खुदाई की गई और अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। इसकी खुदाई जो है, इसके उत्खनन करता है वो है S.R. राव। इन्होंने इसकी खुदाई की और यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। सबसे पहला बिंदु आता है बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर यानी कि यहाँ से जहाज जो है वहां से व्यापार होता था, न केवल अंतर्राज्यीय व्यापार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी लोथल से माना गया है कि यहाँ से कच्चा माल जो है वो दूसरे देशों में भी जाता था, दूसरे नगरों में भी जाता था और वहाँ से तैयार माल जो है वो भी लाया जाता था। तो यहाँ बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, डॉकयार्ड जो है वो मिला है। यहाँ पर भी शिल्प उद्योग है क्योंकि यहाँ से मनके मिले हैं जो आभूषण में काम आते थे। यहाँ पर भी नाप तोल के जो बाट हैं उनके अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। उससे अनुमान लगाया जाता है कि लोथल शहर जो है, लोथल नगर जो है, वहाँ पर शिल्प उद्योग जो विकसित था। और यहाँ से कार्लिनियन पत्थर जिससे मनके भी बनाए जाते थे वो भी यहीं से ही मिला है, लोथल से। अब अगली बात करें अग्नि वेदिकाएं। तो अग्नि वेदिकाएं होती क्या है, जैसे हवन कुंड, जिसे हवन करते हैं, हवन कुंड होती है, उसे ही अग्नि वेदिकाएं कहा गया। तो एक अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर हवन किया गया, अग्नि वेदिकाएं जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुई है। धार्मिक दृष्टि, धार्मिक अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर किए जाते रहे होंगे। तो ये अग्नि वेदिकाएं अवशेष जो है वो लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां, यानी घोड़ा था उस समय में, घोड़ा जो है कहीं से उसका अवशेष हड्डियां मिली है, वो तो सुरकोटड़ा से मिली है, लेकिन एक मिट्टी की मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है, वो मिली है लोथल से। अगला है फारस की मुहर, यानी कि ये माना गया है कि लोथल से जो व्यापार होता था वो दूसरे देशों में होता था और फारस से भी इसका व्यापार होता है। इसका हमें अनुमान कैसे लगा कि वहां से एक मोहर मिली है फारस की,
इसे ये माना जाता है कि लोथल जो बंदरगाह शहर था, वहाँ से क्या होता था, व्यापार दूसरे देशों में, दूसरे जगह से होता था। चावल बाजरा के अवशेष मिले हैं, ऐसा माना गया है कि यहाँ चावल की खेती की जाती थी और इसके साथ साथ में बाजरा भी बोया जाता होगा, तो इनके अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि ये जो लोथल शहर है वो कृषि की दृष्टि से उन्नत था। अगला जो आता है वो आता है बनवाली, और बनवाली 1973 में इसकी खोज की गई, और बनवाली जो है वो है हिसार में, हिसार हरियाणा में, और इसकी खोज की थी RS विस्ट ने, यानी रविंद्र सिंह विस्ट ने इसकी खोज की थी। यहाँ से जौ के अवशेष मिले हैं, और जो भी कैसे अच्छे किस्म के यहाँ से अवशेष मिले हैं। बनवाली से मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति, इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि हल से खेती की जाती होगी, ऐसा माना जाता है। जो मिले हैं यानी कृषि के तो साक्ष्य मिल गए, और इसके साथ साथ कृषि करने में हल का उपयोग किया जाता था। मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना मिला है, प्रतिरूप मिला है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि बनवाली में हल से खेती की जाती रही होगी। उसके अलावा नालियों का अभाव है, यहाँ पर विकसित नहीं है नालियाँ। बाकी हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता रही है वो नालियाँ हैं मेन रूप से, लेकिन यहाँ पर नालियों का अभाव है, यहाँ किसी भी तरह की नालियाँ नहीं मिली है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो स्थल है वो आता है धोलावीरा, और धोलावीरा 1990 में खोजा गया, और धोलावीरा की खोज 1967-68 में पहले जगपति जोशी ने की थी, और 1990 में इसकी खोज RS विस्ट ने, यानी रविंद्र सिंह विस्ट ने दोबारा इसकी खोज की। और भारत का नवीनतम या सबसे विशालतम क्षेत्र कहें वो है धोलावीरा। 1990 में इसकी खोज की गई थी, और यहाँ से क्या कौन कौन से अवशेष मिले हैं। ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, और बाकी तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लेकिन वो कहाँ, पाकिस्तान में चले गए हैं विभाजन के बाद। लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद जो बड़ा स्थल खोजा गया है वो है धोलावीरा। और यहाँ से कृत्रिम जलाशय, जलाशय का मतलब कृषि में काम आने के लिए बारिश का पानी स्टोर करने के लिए तालाब जैसा कुछ अवशेष मिला है, ताकि इस बारिश के पानी को, बरसात के पानी को स्टॉक किया जाए और इसको बाद में सिंचाई के काम में लिया जाए, पीने के पानी के काम में इसको लिया जाए। तो यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा रक्षा प्राचीर, दुर्ग के चारों ओर या बस्ती के चारों ओर पत्थर की बनी हुई रक्षा प्राचीर जो है या सुरक्षा प्राचीर है, वो भी हमें धोलावीरा से मिलती है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में यहाँ से शव मिले हैं, इसीलिए इसे मुर्दों का टीला, सिंधी भाषा में इसको मुर्दों का टीला कहा गया है। ये है कहाँ पर? ये सिंध पाकिस्तान में है। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1947 के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये स्थल जो हैं पहले भारत में थे और उसके बाद ये पाकिस्तान में चले गए। अब इसकी खोज किसने की? उत्खननकर्ता जो हैं वो थे R.D. बनर्जी, यानी राखाल दास बनर्जी। अब ये तो बात हुई कि स्थल कहाँ है, इसकी खोज किसने की। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं या क्या इसकी विशेषताएं रही है। तो इसका सबसे पहला और मेन जो इसकी बात आती है, विशेषता आती है, वो आता है सबसे नियोजित बसा हुआ नगर। ये जो है नगरीय प्रणाली थी, यानी कि सभ्यता जो है वो नगरीय थी, ग्रामीण नहीं थी। तो सबसे नियोजित बसा हुआ था ये, वेल प्लानड, यानी कि जैसे हम क्या करते हैं घर का नक्शा बनाते हैं, है ना, उसी तरह से पूरा का पूरा इसका प्लान बनाया गया। इसको बनाने से पहले नक्शा तैयार किया गया, आर्किटेक्ट से जैसे हम बनवाते हैं उसी तरह से, और नक्शा बना करके फिर इस शहर को बसाया गया। तो पूरी तरह से नियोजित बसा हुआ शहर, और सुरक्षित भी है, सुरक्षित अवस्था में मिला है। क्यों? हड़प्पा और इन दोनों की साथ साथ ही खोज शुरू हुई थी, लेकिन मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा जो स्थल है वहां से ईंटें चुरा ली गई, इसीलिए वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त अवस्था में हमें मिला।
पुरातत्वविदों को मिला, लेकिन हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो जो है वो व्यवस्थित और नियोजित बसा हुआ मिला है। अब उसके बाद अगला जो आता है वो आता है अन्नागार। अन्नागार का मतलब यहाँ है अन्न भंडार, यानी कि अनाज को स्टॉक करने के लिए अन्न भंडार मिले हैं, माल गोदाम मिले हैं। जैसे अभी भी होता है, आजकल तो कोठड़ियाँ होती हैं उनमें बना रखा जाता है, या फिर अनाज को निकालकर बड़े अगर स्तर पर रखना है तो उस अनाज को रखने के लिए अन्न भंडार होते हैं। उसी तरह से ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मिला है। फिर आता है स्नानागार। स्नानागार यानी कि हर घर में तो स्नान घर मिले ही मिले हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के रूप में बड़े जो भवन मिला है वो स्नानागार भी यहाँ की विशेषता रही है। अगला है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। मैंने बताया था कि कांसे से परिचित थे, ये कांसे धातु से परिचित थे, और यहाँ नर्तकी की मूर्ति यानी नृत्य करते, वैसे लग रहा है कि कोई स्त्री है वो नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, यानी कि अनुमान ये लगाया जाता है कि ये नृत्य से उस कला से भी परिचित थे। अगला है स्तूप टीला। स्तूप क्या था? स्तूप जैसे कि कोई सभ्यता बसी, फिर उसके ऊपर ढहा करके या कैसे भी वो समाप्त हो गई, उसके ऊपर फिर कोई इमारत बन गई, फिर कोई इमारत बन गई, यानी कि उसके ऊपर धीरे धीरे इमारतें जब बनती गई यानी एक स्तूप की भांति बन गया। तो यहाँ पर एक टीला मिला है मोहनजोदड़ो में जिसे कहा गया है, उभरा हुआ भाग है जिसे कहा गया है स्तूप टीला। अगला है पुरोहित की मूर्ति। योगी की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, यानी कि यहाँ से एक ऐसी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से जिसका धड़ मिला है, तो ध्यानमग्न है, ऐसे माना गया है कि वो कोई पुरोहित है, और राजा, उसको राजा भी माना गया है, पुरोहित राजा की उसको संज्ञा दी गई है, यानी पुरोहित की मूर्ति भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब हम बात कर लेते हैं उसके नगर नियोजन की, क्योंकि सबसे नियोजित बसा हुआ था, उसकी विशेषता नगर नियोजन है उसकी। तो नगर नियोजन में पहला जो बिंदु है वो आता है नगर निर्माण। कैसे नगर का निर्माण हुआ था ये तो हमने देख लिया कि उसका पूरा नक्शा तैयार हुआ और नक्शे के बाद उस शहर को बसाया गया, नियोजित तरीके से बसाया गया। तो नगर निर्माण उसकी क्या विशेषता थी और बस्तियां कैसी थी? तो दो भाग में बटा हुआ था, पूरा शहर जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक निचला शहर और दूसरा था दुर्ग। तो यहाँ हम इसको ऐसे समझेंगे कि उत्तर दिशा, दक्षिण, ये पूर्व और ये है पश्चिम। दुर्ग जो था, दुर्ग भवन जो था, दुर्ग बना हुआ पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में बना हुआ था दुर्ग, और पूर्वी जो भाग है उसमें था निचला शहर। निचला शहर लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में, क्षेत्रफल में ये बसा हुआ था। तो दुर्ग जो है उसके चारों ओर रक्षा प्राचीर बनी हुई थी, दुर्ग है उसके चारों ओर रक्षा प्राचीर बनी हुई थी, सुरक्षा प्राचीर जो है वो बनी हुई थी। और थोड़ा सा ये जो भाग है ये ऊंचा उठा हुआ था, यानी नीचे प्लेटफॉर्म बना लिया गया जिसको हम कह सकते हैं चबूतरा, यानी चबूतरा बना लिया गया। उसके बाद उस दुर्ग का निर्माण हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये ऊंचा भाग है और यहाँ इसके अंदर भी अलग अलग भवन बने हुए थे जो सामूहिक रूप से या किसी विशेष प्रायोजन के लिए उसका इस्तेमाल यूज किया जाता था। अब निचला शहर, निचले शहर जो था वो ऐसे माना जाता है कि आम जनता के लिए था। हालांकि इसके चारों ओर भी कहीं कहीं रक्षा प्राचीर बनी हुई है, लेकिन इसको बनाने का कारण, रक्षा प्राचीर का मतलब यानी कि इन दोनों क्षेत्रों को अलग किया गया है, दुर्ग को और निचला शहर यानी बस्ती है, उन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ रक्षा प्राचीर बनाई गई है। ये भी इतना व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है कि जैसे प्लेटफॉर्म पे बनाया है, चबूतरे पे बनाया है, तो इसमें इतने अधिक श्रम की आवश्यकता हुई, इतनी मेहनत लगी, इतने मजदूरों को की आवश्यकता की मेहनत जो है वो लगी है इसको बनाने में, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब अगला जो है वो आता है हमारा दूसरा बिंदु, जल निकासी। ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता रही है, जल निकासी। जैसे शहर पूरा सुनियोजित बसा हुआ था उसी तरह से
वहाँ की जल को निकालने के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए, यानी घर से जो भी पानी बाहर आता है उसकी निकासी के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से योजना उसकी बनाई गई थी। पूरा जैसे घर है, पूरा उस घरों के चारों ओर पास पास में नालियाँ बनाई गई, और नालियाँ इतनी व्यवस्थित थी कि घर का गंदा पानी निकालने के लिए वो जो दीवार होती थी, जरूरी था कि घर की जो दीवार है वो सड़क, मुख्य सड़क की ओर हो, और मुख्य सड़क से यानी कि घर का पानी निकालने के लिए सड़क के पास पास में जैसे नालियाँ बना दी गई, जैसा कि आज होता है अपने भी घरों में जो नालियाँ बनी होती है वो सड़क के किनारे होती है, तो वही सिस्टम था। नालियाँ बड़ी सुनियोजित तरीके से बनाई हुई थी, और सड़कें और नालियाँ ये ग्रिड पद्धति पर यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और गंदे पानी को निकालने के लिए, जैसे स्नानघर से पानी आया उसको निकालने के लिए छोटी नालियाँ बनी हुई थी, तो और आगे ये सारी नालियाँ एक बड़े नाले में जाकर मिल जाती थी, और बीच बीच में चैम्बर रखे हुए थे ताकि वहाँ से कोई कचरा आ जाए तो वो उसमें चला जाए, और उस कचरे को समय समय पर निकाला जाता रहा होगा, क्योंकि अवशेष मिले हैं कि वहाँ पर जो कचरा है वो भी मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि समय समय पर उन चैम्बर्स की, उन गड्ढों की सफाई की जाती थी, और सफाई से वो नालियों का जो बहाव है वो न रुके पानी का। और अब अगली जो बात आती है वो आता है गृह स्थापत्य, यानी कि आवास कैसे थे, उनकी आवासीय स्थिति कैसी थी। गृह स्थापत्य, घर में क्या क्या था, जैसे घर थे, आंगन, वही जो आज अपना सिस्टम है, एक आंगन बना हुआ था, और आंगन प्रत्येक घर में होता था, और उसमें वही भोजन बनाने का काम, कताई का, बुनाई का, यानी सारे जो वर्क होते थे वो सारे उस घर में संपादित किए जाते थे, और खाना बनाने का, इस तरह की सारी गतिविधियां। और सबसे मेन यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि खिड़कियां नहीं मिली है। जैसे माना गया कि जैसे फ्लोर थे घर में, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जैसे अपने होता है ना सीढ़ियां होती है, सेम वही सिस्टम था, फ्लोर बने हुए थे, क्योंकि सीढ़ियां मिली है उससे अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया जाता है। तो खिड़कियां नहीं थी, क्यों नहीं थी कि ऐसा माना जाता है कि वो एकांत प्रिय ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे, यानी कि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए नीचे के फ्लोर पर किसी तरह की कोई भी खिड़कियां नहीं मिली है। यदि उन्हें बाहर से सड़क से कोई व्यक्ति जा रहा है तो भी उन्हें घर का दृश्य अंदर का नजर नहीं आता था, तो इसीलिए कोई भी खिड़की के अवशेष यहाँ नहीं मिली है। प्रत्येक घर का जो आंगन है उसे उसका फर्श तैयार किया गया है, बनाया गया है और ईंटों से, और हर घर में स्नान घर भी मिले हैं, और स्नान घर का जो फर्श है वो भी बहुत अच्छे तरीके से फर्श उसका तैयार किया गया है। इसके साथ साथ स्नान घर का पानी निकालने के लिए, उस जल की निकासी करने के लिए नालियां बनी हुई, और नालियां जो है वही मुख्य सड़क पर जाकर बड़े नाले में मिलती थी। और इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो के घरों की मुख्य विशेषता जो है वो है कुएं, यानी प्रत्येक घर में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुएं मिले हैं बड़े लार्ज स्केल पर। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो घरों से बाहर भी मिले हैं। तो माना जाता है कि जो घर से बाहर जो कुएं हैं वो राहगीरों के लिए होते थे, यानी रास्ते चलते जो लोग, जैसे अभी अपने होता है प्याऊ होते हैं या जगह जगह वाटर कूलर लगे होते हैं, तो सेम वही उन्नत अवस्था में उनकी स्थिति थी मोहनजोदड़ो की, यानी हड़प्पा सभ्यता की। तो सेम वही स्थिति थी कि कुएं मिले हैं ताकि राहगीरों को पानी की जो आवश्यकता है वो अपनी पूरी कर सके, पानी पी सके रास्ते चलते व्यक्ति। तो ये यहाँ की विशेषता मोहनजोदड़ो की रही है। खिड़कियों का भी अभाव है। अब उसके बाद हम बात करें दुर्ग स्थापत्य की, कि दुर्ग कैसा था। दुर्ग में हमने चर्चा कर ली है कि दुर्ग पश्चिम भाग में था, ऊंचा उठा हुआ था, लेकिन दुर्ग के अंदर कौन कौन से भवन थे। सबसे पहला भवन जो था वो था अन्नागार, यानी माल गोदाम, अन्न रखने के लिए, कोई बड़े स्केल पे अन्न रखना है, अनाज का स्टॉक करना है, तो उसके लिए दुर्ग के अंदर बने हुए थे अन्नागार, अन्न भंडार या माल गोदाम। दूसरा जो आता है वो आता है स्नानागार। अब स्नान घर की क्या विशेषता थी? एक तो हमने चर्चा की कि एक हर घर में स्नान घर होता था, लेकिन एक बड़े स्तर पर भी स्नानागार मिला है, ये मोहनजोदड़ो की विशेषता है। तो स्नानागार कैसा बना हुआ था, किस तरह का था?
विशाल स्नानागार था, उसके आंगन में एक जलाशय बना हुआ था, जैसे तालाब की तरह उसका एक जलाशय बना हुआ था, और जलाशय के चारों ओर गलियारा यानी गली बनी हुई, जलाशय के चारों ओर गलियारा बना हुआ था और गलियारे से वो घिरा हुआ था। और जलाशय के अंदर अगर जाना है तो उसके लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी, जैसे अपने जोड़ा बना होता है अभी गाँव में, कुएं जो हैं उनके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, बिल्कुल वही सिस्टम जलाशय के अंदर जाने के लिए, स्नानागार के अंदर जो जलाशय वहां बना हुआ था उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियों की भी व्यवस्था थी। अब उसका जो फर्श है, फर्श कैसे बनाया गया, जिप्सम का गारा बना करके, ईंटों का जमाव कर दिया गया, उसके ऊपर जिप्सम का गारा बना करके उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका फर्श तैयार किया गया, उसको जमाया गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ जैसे इसका प्रयोग किया गया, तीनों और उसके तीन तरफ बड़े बड़े कक्ष भी बनाए गए, यानी जब सामूहिक रूप से कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है या सामूहिक रूप से कोई स्नान किया जाता होगा, उस समय इसका इस्तेमाल या इसका यूज किया जाता था। और जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता, जैसे उस जलाशय से जो पानी जाता था वो एक बड़ा सा नाला होता, उस नाले से आगे पहुंचाया जाता। और उसके साथ साथ उसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक छोटी सी संरचना भी मिली है, जिसके अंदर स्नानागार, जब हम जलाशय से उत्तर की ओर जाएंगे तो वहां पर एक छोटी संरचना है जिसमें छोटे छोटे 8 बाथरूम्स जो हैं, 8 स्नानघर जो हैं वो एक साथ बने हुए हैं। और एक गलियारे में जैसे 4 एक तरफ बना दिए गए और 4 एक तरफ बना दिए गए। इस तरह का स्नानघर यानी इस तरह का बाथरूम जो है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिला है, यानी एक अनोखी सी संरचना, एक विशिष्ट संरचना। और ये माना जाता है कि इस संरचना यानी इस बाथरूम का, इस स्नानागार का जो प्रयोग है वो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों पर चर्चा की। एक आपको ज़रूरी बात ये बता दूं कि जितने भी केंद्र मैंने आपको समझाए हैं टॉपिक, जैसे हड़प्पा से लेकर के हमने मोहनजोदड़ो तक कर लिए, तो ये सभी मोहनजोदड़ो को छोड़ करके ये सभी स्थल हमारी बुक में ऐसे नहीं दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको एक सूची बनाकर दी है, इसको क्या है कि टुकड़ों में कर दिया गया है। जैसे हमने धार्मिक अनुष्ठान पढ़ा, धार्मिक स्थिति पढ़ी, तो वहाँ से 2 लाइनें वहाँ से है, सामाजिक में 2-4 लाइनें आपको उदाहरण के रूप में मिलेगी, आर्थिक में मिलेगी। तो मैंने सभी को एक साथ पूरे चैप्टर में से मेन जो बिंदु है उनको समराइज करके, उनको इकट्ठा करके और फिर आपके लिए ये बिंदु तैयार किए, ये सूची तैयार की है, ताकि एक बार आप उनसे परिचित हो जाएंगे और जब आप वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ से ये आ गया, क्योंकि हमने उस सूची को पहले से ही याद कर रखा होगा, उस सूची पर हमने पहले से चर्चा की है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।